Welcome back everyone. So in this video we will learn about the Arrhenius equation. Arrhenius equation क्या होती है एंड उसके रिलेटेड ग्राफ्स कौन से आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. देखो यहाँ तक आपको पता चल गया कि Arrhenius equation ये होती है फॉर वन टेम्परेचर एंड फॉर अ पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट वैल्यू. मतलब एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन होती है फॉर द Arrhenius equation. ठीक है, वो क्या होती है K is equal to A e raised to the power minus EA upon RT. Okay. Now what is K? K is the rate constant. ठीक है, A क्या होता है? A होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, जो ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है उसके आगे होगा तो इससे क्या कहा जाता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. चाहे तो लिख सकते हो प्री एक्सपोनेंशियल. ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ओके, तो उसके बाद e रेज टू द पावर माइनस ई ए लिखा है. ई ए क्या होता है? ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को चाहिए सो दैट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. और T क्या होता है? T इज़ द टेम्परेचर, R इज़ द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या R की वैल्यू क्या है? R इज़ द गैस कांस्टेंट. ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. T इज़ द टेम्परेचर, वो आपको पता है. T क्या है? T इज़ द टेम्परेचर जो कि आपका किस में होना चाहिए? जो कि आपका केल्विन में होना चाहिए. ओके, ना ये इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन तो है. उसके बाद हमने ये देखना है कि इसके ग्राफ कौन से बनते हैं वो देखेंगे. और अगर दो आपके पास टेम्परेचर्स या फिर रेट कांस्टेंट आ जाए तो उसके लिए अरेनियस इक्वेशन कौन सी होती है वो भी हमने अभी डिराइव करनी है. ठीक है, सो अरेनियस इक्वेशन क्या बताता है? एक्चुअल में अरेनियस इक्वेशन बताती है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑन द रेट कांस्टेंट या फिर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है. तो उसने ये अरेनियस ने ये इक्वेशन दी थी कि वो कितना बढ़ेगा वो बताता है ये इक्वेशन. ओके, नाउ अब क्या करेंगे? दिस फैक्टर. अब देखो ए ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और जो इसमें ये ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल वाला जो ये वाला फैक्टर है वो क्या होता है? दिस फैक्टर कॉरेस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ई ए. मतलब जो ये पूरा ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है. ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं इसे. ऐसा फैक्टर होता है जो किसको बता रहा है? जो बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से. कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वो होता है ये वाला फैक्टर. दिस इज़ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. अब क्या करेंगे? इसका ग्राफ हमें बनाना होता है तो हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं. अब क्या करेंगे? टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड. नेचुरल लॉग बोथ साइड लोगे. नेचुरल लॉग क्या होता है? ln. ठीक है, ln या फिर क्या कहा जाता है? ln या फिर कहा जाता है लॉग लिखा आता है बट यहाँ पे बेस में e लगा होता है तो ये नेचुरल लॉग हो जाते हैं. नाउ तो अगर इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ln k हो जाएगा इज इक्वल टू. अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अगर नेचुरल लॉग आप x इंटू वाई का लेते हो, x इंटू वाई का अगर नेचुरल लॉग इसमें लगा रहे हो या लॉग लगा रहे हो तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है तो वो लॉग में किस तरह से प्लस में आ जाएगी. लॉग एक बार x का लगेगा प्लस लॉग एक बार, मतलब नेचुरल लॉग जो है ln वो एक बार किसका लगेगा? y का लगेगा. मतलब वो चीज़ें इस तरह से खुल जाती है ना. अगर नेचुरल लॉग आपका दिस इनटू दिस में लगेगा दैट मीन्स एक बार नेचुरल लॉग a के साथ लगेगा प्लस दूसरी बार नेचुरल लॉग इसके साथ लगेगा. मतलब ये वाली चीज़. ओके, नाउ अब क्या आता है हमारे पास? ln k इज़ इक्वल टू ln a. अब क्या होगा? अब देखो एक और चीज़ आती है. अगर ln जो e होता है वो क्या होता है? उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है. ठीक है, ln और e की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है क्योंकि बेस में इसके क्या होता है? बेस में इसका e होता है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है. अब क्या हुआ? ln और जो e है उसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई और जो अब बचा हुआ है आपके पास वो आपका यहाँ आ गया. बचा क्या है? माइनस ई ए अपॉन आर टी. वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी की फॉर्म में. ओके, ये वाली चीज़ आपके पास आ गई. अब आता है ग्राफ आपका. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो कि आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है. ग्राफ ऑफ द अरेनियस इक्वेशन किसके बीच में है?
ln k नेचुरल लॉग ऑफ द k वर्सेस 1/t, ठीक है, 1/t की फॉर्म में है। तो हमने क्या करा, जब हमने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया तो हमने ln k वर्सेस 1/t की फॉर्म में इसका ग्राफ बना दिया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग ln k करा, एक्सिस के अलॉन्ग हमने 1/t करा, ओके, 1 टेम्परेचर कर दिया। नाउ व्हाट हैपन्स कि हमें सबसे पहले तो क्या लिखनी पड़ेगी, हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। भाई देखें तो हम कि क्या हो रहा है इसमें, ओके। तो दिस इज़ व्हाट ln k, जो हमारी इक्वेशन आई थी, ln k इज इक्वल टू ln a, अरेनियस इक्वेशन, माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT, ये हमने थोड़ी मॉडिफाई कर ली थी, ओके। नाउ ln क्या है, ये y एक्सिस पे ln k हो जाएगा, और x एक्सिस पे आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं रेड से लिख रही हूँ, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द y एक्सिस और दिस इज़ द x एक्सिस, 1/t, ओके, 1/t। तो हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद द y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ओके, mx प्लस सी। c इज़ क्या होगा, c इज़ द इंटरसेप्ट, m इज़ द स्लोप। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये चीज़ पता चली कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, जब हमने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, दिस इज़ द लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस इक्वेशन को, जो कि आपकी क्या है, अरेनियस इक्वेशन है, उसके साथ अगर कंपेयर करना है आपने, तो आपको क्या पता चलता है यहाँ से कि जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, इंटरसेप्ट है वो आपका क्या है, वो इज़ इक्वल टू, वो c है, c की तरह लिखते हो इंटरसेप्ट को, इज़ इक्वल टू, और वो क्या है, अगर आप कंपेयर करोगे mx, तो ये हो गया m, एंड x क्या है इसमें 1/t, ओके। उसके बाद जो चीज़ बचती है, दिस इज़ द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है, इट इज़ द ln a, ओके, दिस इज़ द इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज़ द m क्या है इसमें, स्लोप, ठीक है, m क्या है, स्लोप, इसमें m इज़ द स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस EA अपॉन R, माइनस EA अपॉन R इज़ द m, दैट इज़ द स्लोप, ठीक है। आपके पास इतना आ गया, स्लोप एंड इंटरसेप्ट आ गया। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑन द y एक्सिस होता है, ठीक है। स्लोप अगर आपका ln a है, तो आपने लिखा कि y एक्सिस में स्लोप कहाँ होगा, मतलब कहाँ इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस होता है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू इंटरसेप्ट की आ गई, ln a इज़ द इंटरसेप्ट हेयर, ओके। तो इंटरसेप्ट ये है, और यही से इसका मतलब लाइन आपकी ड्रॉ होगी। अब आपको देखना है स्लोप कितना है, स्लोप आपका माइनस में है। देखो, अगर आपका स्लोप माइनस में होता है, जो लाइन होती है वो नीचे की तरफ आएगी, अगर स्लोप प्लस में है तो लाइन आपकी ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो लाइन आपकी क्या आ जाएगी, लाइन आपकी नीचे को आ जाएगी, ओके। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो, हेयर स्लोप इज़ इक्वल टू कितना हो गया, माइनस EA अपॉन R, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जो एंगल है, दिस इज़ द थीटा, और स्लोप और क्या होता है, स्लोप को और कैसे बताते हैं, स्लोप इज़ इक्वल टू द tan थीटा। tan और एंगल कौन सा होता है, ये वाला होता है जो लाइन इस तरह से बना रही होती है एक्स एक्सिस के साथ, ओके। ना अगर लिखना हो आपको, और साथ में इंटरसेप्ट कितना है इसका, इंटरसेप्ट अगर आपको लिखना हो कि वाई एक्सिस में कहाँ काटती है लाइन, वो कितना है, वो है नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। अगर यही वाला आपको ग्राफ बनाने को लॉग में आ जाए, तो लॉग में कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको 2.303 जस्ट यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पे 2.303 लिखोगे आप, मतलब ln को आपने log में चेंज करना है, और वो कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ln है तो उसको log में कैसे चेंज करोगे, 2.303 log आएगा, ओके, ये आएगा। इससे आप चेंज कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, और लॉग में भी अगर पूछा जाएगा डायग्राम बनाने को, ठीक है, ग्राफ बनाने को, तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ पता चली, आपको ये चीज़ पता चली कि जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज करेगा, पहले लिख लो, आपको यहाँ से क्या चीज़ पता चली, ये वाली चीज़ लिख लो कि फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, अरेनियस इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, और डिक्रीज या तो इंक्रीज हो टेम्परेचर में, या फिर डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी हो, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो, विल रिजल्ट, उससे क्या होगा, विल रिजल्ट, ठीक है, विल रिजल्ट इन इंक्रीज, ठीक है, विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन
rate of reaction, increase in rate of reaction and exponential increase in rate कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट, अभी बताती हूँ मैं आपको इसका क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या बोला गया है, इसमें देखा गया है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे यहाँ से यहाँ देख लो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई बड़ी वैल्यू होती है तो वो टोटल को क्या बना देती है, छोटा बना देती है। तो मतलब जो ln k की वैल्यू है वो ln a में से कितनी अब स्मॉल टर्म माइनस होगी, इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और बढ़ेगा कैसे, वो एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज़ होगा। आप इस तरह से भी देख सकते हो, जो आपकी बेसिक इक्वेशन है ये वाली, इससे भी आप देख सकते हो कि कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ आपकी ये है k इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके, ये वाली है आपकी अरेनियस इक्वेशन। अब बोला जा रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा। देखो इसको हमेशा किस तरह से, एक आपको ये आइडिया दे रही हूँ मैं कि आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है ना, टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या है, जो ये वाली वैल्यू है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ई ए अपॉन आर एन टी, ठीक है। अब क्या है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो मतलब 1 अपॉन अगर मैं 1000 कर लूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू लेस आती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी, ओके, स्मॉल आएगी। तो मैं जो स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू की जगह मैं जस्ट नेगेटिव लगाऊंगी समझने के लिए, ठीक है। इसका मतलब आपने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट मीन्स टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में, मतलब जो ज़्यादा वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है और वो बढ़ रही है। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो ओवरऑल क्या आ जाता है, क्योंकि यहाँ ई ए और आर आपका क्या है, अभी कांस्टेंट है, तो जो ये होल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी स्मॉल, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपके पास बड़ी वैल्यू है, तो जो बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर वो टोटल वैल्यू को क्या बना देती है, स्मॉल, इसीलिए ये जो टोटल वैल्यू है वो भी आपकी क्या आ जाएगी, स्मॉल। और स्मॉल के लिए आपने नेगेटिव साइन को यूज़ करना है ना, नेगेटिव साइन अगर ये है तो इसके आगे नेगेटिव पड़ा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है इसमें दैट मीन्स के की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ये तरीका होता है आपका देखने का, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोल रहे हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, फिर से वही कर लो, के इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये भी आपको क्वेश्चन में आता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो के इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ हो, तो आपको पता है इंक्रीज़ करेगा। अब आता है एक्टिवेशन एनर्जी पे कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दे तो क्या होगा। हम सोच रहे हैं सपोज़ एक्टिवेशन एनर्जी हमने डिक्रीज़ कर दी, ओके, डिक्रीज़ मतलब उसकी स्मॉल वैल्यू आएगी, मतलब डिक्रीज़ करेगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, 20 आएगी, कम वैल्यू आएगी, स्मॉल आएगी। तो स्मॉल वैल्यू है तो स्मॉल के साथ हमने नेगेटिव लगाना है, ये रफली है, ये एक तरीका है इसको इंटरप्रेट करने का, ठीक है। तो आपने नेगेटिव वैल्यू है मतलब स्मॉल वैल्यू है अगर एक्टिवेशन एनर्जी की, तो आपने क्या लगाना है, तो आपने वहाँ पर नेगेटिव लगाना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की जगह आपने नेगेटिव लगा दिया, ओके। तो अब क्या हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब के पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, के पे इफेक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से आपका के क्या हो जाएगा, के आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तभी बोलते हैं हम कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर जितनी कम होगी आपका के इंक्रीज होगा, मतलब क्या बोल रहे हैं, तो आपका रेट भी क्या होगा, रेट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। यही प्लस और जो नेगेटिव वाला कंसेप्ट है उसी से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ वैसे भी देखो, अगर रिएक्टेंट यहाँ है, अगर हम ग्राफ बना दें इसका, ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ था, प्रोडक्ट में इसमें जाना है। सपोज़ अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्सेस एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट के द्वारा। अब क्या होगा, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब क्या है, अगर ये कम हो गई, सपोज़ किसी तरह से अगर ये पाथ यहाँ ना होने की बजाय यहाँ आ गया, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या ही, अब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम आ गई, ठीक है।
इसके रिस्पेक्ट में ये एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास कम आ गई। तो ऑब्वियसली जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम है उतने ज़्यादा इजीली क्या होगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को पार कर पाएंगे। इसका मतलब जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम उतना ज़्यादा रेट कांस्टेंट ज़्यादा, दैट मीन्स उतना ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हमें यहाँ से पता चले और जस्ट हमने यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम कोशिश करते हैं अरेनियस इक्वेशन फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए, कि वो फॉर्मूला कि जिसमें कि आपके दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन होंगे और उसके लिए अरेनियस इक्वेशन क्या होगी। अभी तक आपने क्या पढ़ी है कि अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, जब आपका एक ही टेम्परेचर और उसके कॉरस्पॉन्ड एक ही रेट कॉन्स्टेंट गिवन होता है। ओके, तो 2 अगर टेम्परेचर आ गए तो उसके लिए हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमें अरेनियस इक्वेशन पता है K इज इक्वल टू A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, EA अपॉन RT, या फिर आपको क्या पता है जो आपने लॉग वाली में निकाल रखी है, इट इज़ द लॉग। ठीक है, इट इज़ द लॉग। देखो अभी आपको क्या पता है, यहाँ पे देख लो ln वाली पता है। ठीक है, नेचुरल लॉग वाली पता थी, अभी तक हमने नेचुरल लॉग वाली निकाली थी। ओके, ln K इज इक्वल टू, साथ में क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ A, सॉरी लॉग ऑफ ln ऑफ A और साथ में माइनस आपका EA अपॉन RT आ जाएगा। ठीक है, EA अपॉन RT आ जाएगा। ना आपको पता है कि जब आपको लॉग में चीज़ों को लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, लॉग जब लगाना है तब साथ में 2.303 आपको यहाँ पर 2.303 क्या लगाना है, लॉग। ठीक है, 2.303 लॉग लगा देना। मतलब जब भी आप लॉग लगाओगे, नेचुरल लॉग से अगर आप लॉग की तरफ जा रहे हो तो दैट मीन्स आपको 2.303 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये जो है अरेनियस इक्वेशन थी, ठीक है, क्या है ये, अरेनियस इक्वेशन फॉर 1 टेम्परेचर, अरेनियस इक्वेशन है ये। ओके, ये अरेनियस इक्वेशन थी। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि इसमें हमने नेचुरल लॉग से लॉग के फॉर्म में जाना, तो ln से लॉग हम चले जाएंगे कैसे, 2.303। ठीक है, लॉग ऑफ बेस 10 है आपका K इज़ इक्वल टू ln की जगह आप 2.303 करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग बेस आपके पास 10 और यहाँ पर A की वैल्यू और यहाँ पर माइनस EA अपॉन RT एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर लॉग नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने अब क्या किया, डिवाइड करेंगे हम होल इक्वेशन को 2.303 से, तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, log 10K इज़ इक्वल टू log A log 10A। ठीक है, माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, ये आपके पास आ गया। चाहे तो ऐसे कर लो कि आपने यहाँ पर जो ये पूरी इक्वेशन है उसको डिवाइड करना है 2.303 से, तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे डिवाइड करा होगा वो एज इट इज़ रहेगा। तो एक अरेनियस इक्वेशन जो है उसकी एक फॉर्म ये भी आ जाती है, किसमें, लॉग बेस 10 में। ओके, तो हमने यही वाली यूज़ करनी है आगे। तो सपोज़ हमने कर लिया, सपोज़ हमने 2 अलग वैल्यूज़ के लिए, 2 अलग टेम्परेचर्स के लिए रेट कॉन्स्टेंट और ये जो अरेनियस इक्वेशन है वो लिख ली, तो वो क्या आ जाएगी, log K1। ठीक है, log K1 इज़ इक्वल टू, ये पहले लिखते हैं हम माइनस EA अपॉन 2.303 R और T1। ठीक है, टेम्परेचर 1 पे आपका K1 है वो आपने लिख लिया, प्लस साथ में आपका log बेस 10A भी आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये भी आपका यहीं पर है। तो आपने क्या करा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए, फॉर द टेम्परेचर 1 हुई, दूसरी ये फर्स्ट हो गई और ये दूसरी क्या होगी, दूसरी टेम्परेचर 2 के लिए, दैट इज K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। ठीक है, T2 प्लस log 10A। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी और ये क्या है, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2 से 1 को, मतलब 2 माइनस 1 करना है आपको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड से माइनस होगी। तो आपने 2 - 1 करना है, यू विल गेट द log K2 माइनस ऑफ
log k1, ठीक है, log k2 माइनस ऑफ log k1, दिस माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा, दिस माइनस ऑफ दिस करोगे, उसमें क्या होगा, log 10a एक जैसे है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमने बार बार नहीं दिखाना, ठीक है। दिस माइनस दिस करोगे तो दीज आर द सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो -2 - 1 जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -EA, लिख लो, -EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, और माइनस यहाँ पे पहले से है तो हमने -EA अपॉन क्या लिख लिया, 2.303 R T1, ओके, हमने ये वाली चीज़ लिख ली, ओके। और देखो उसके बाद क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि जो log m माइनस log n, अगर इस फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो तो वो कैसे हो जाती है, log m डिवाइडेड बाय n, मतलब वो डिवाइड में चले जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, log दिस माइनस ऑफ दिस है तो क्या हो जाएगा, log k2 अपॉन k1 हो जाएगा, ठीक है, log k2 अपॉन k1 आपके पास आ जाएगा। और इसकी अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे -EA अपॉन 2.303 R T2 है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, -EA, सपोज आपने EA बाहर निकाल दिया यहाँ से, अपॉन 2.303 और R भी आपने सारा आपने ये बाहर निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो पहले हम इधर लिखेंगे, तो 1/T1 बचा तो हम लिखोगे 1/T1, ठीक है, 1/T1 माइनस ऑफ, अब यहाँ क्या है, माइनस ऑफ 1/T2, -1/T2 आपके पास यहाँ बच गया ये। या तो आप इस फॉर्म में याद कर सकते हो अरेनियस इक्वेशन को, या फिर आप कैसे कर सकते हो, इसको पूरा क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई करके, ये पूरा मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा आपकी सिंपल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2, ठीक है, या तो ये आप लिख सकते हो। नाउ दिस इज द अरेनियस इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर्स एंड 2 रेट कांस्टेंट वैल्यूज़। और देखा जाए तो क्या होता है, यूजुअली जो T2 की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है T1 से, एंड K2 की वैल्यू भी ज़्यादा होती है K1 से, देखा गया है ऐसा, ठीक है। मतलब आप जो T1 एंड T2 हो गए वो आप उसी को लोगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा माइनस यहाँ पर छोटा है, इसी तरह से होता है। नाउ दिस इज़ द अरेनियस इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द अरेनियस इक्वेशन फॉर द 2 डिफरेंट टेम्परेचर। जब भी कभी 2 डिफरेंट टेम्परेचर दिए हो गए, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, अभी आगे करवाऊंगी मैं, कि टेम्परेचर T1 है तो उस पर रेट कांस्टेंट ये है, टेम्परेचर T2 है तो उस पर रेट कांस्टेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और ये बाकी सारी चीज़ें गिवन है, एक टेम्परेचर नहीं गिवन है, कुछ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी इसका, तो उससे पहले ये देख लो, देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर द अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। मतलब आपने क्या करा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपने बोला कि द रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, हमने बोला कि येस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, और क्या होता है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। ये तरीका था अपने जनरल, मतलब एक अपने लेमन टर्म में बोलने का। पर अरेनियस ने क्या बोला, अरेनियस ने एक फॉर्मूला दिया, उसने प्रॉपर बताया कि वो प्रॉपर जब टेम्परेचर में आपका चेंज आएगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला, कि जब टेम्परेचर में आपका चेंज आएगा तो आपका रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज या कितना इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे बातें थी सबकी इंक्रीज होने की, पर कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस है जहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका रेट या रेट कांस्टेंट आपका इंक्रीज ही करे। सम केसेस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सम केसेस में बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, डबल या ट्रिपल नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे आपका बहुत ज़्यादा रेट आपका इंक्रीज करेगा। या फिर कुछ चीज़ों में क्या होगा, टेम्परेचर आपका आप इंक्रीज़ करोगे, बट जहाँ रेट आपका इंक्रीज़ करना चाहिए था वहीं पे आपका क्या होगा, रेट आप डिक्रीज़ होता हुआ देखोगे, ओके। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, कि फर्स्ट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ NO,
ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ जो NO होता है उसमें हमेशा रेट डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ भी बनाओगे रेट और टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपका रेट तो बढ़ना चाहिए था जैसा बोला जाता है, बट सिर्फ ये फ्यू एक्सेप्शंस है जिनमें ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो रेट होता है वो डिक्रीज करता है, तभी यहाँ का ग्राफ इस तरह से आपका डिक्रीज का बना है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। एक आपने ये याद रखना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही एक्सेप्शन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका रेट इंक्रीजेस और रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सेकेंड वन इज द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। देखो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, बैक्टीरियल रिएक्शन क्या होती है जिसमें कोई बैक्टीरिया आपका इन्वॉल्व है, ओके। उनकी डिकम्पोजिशन होती है, रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने देखा कि अगर टेम्परेचर समटाइम्स क्या होता है मेनली बैक्टीरियल डिकम्पोजिशंस में कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये रेट भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। जो बैक्टीरियाज का जो आपका बैक्टीरियाज की परफॉर्मेंस है वो ठीक होगी, तभी वो रेट आपका रिएक्शन का इंक्रीज कर रहा है। बट एट सर्टेन टेम्परेचर, जिससे कि इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपका बिल्कुल ही चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस पॉइंट के बाद, इस टेम्परेचर के बाद, इस TI टेम्परेचर के बाद, जो कि यहाँ पर है TI टेम्परेचर, उसके बाद क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करते हो तो क्या होता है, रेट आपका इंक्रीज़ करने की बजाय आपका डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखा जाए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं या तो वो बहुत लो टेम्परेचर में या बहुत हाई टेम्परेचर में वो वर्क नहीं करते। उसके लिए कोई सर्टेन आपका एक अच्छा सा ठीक सा उनके लिए उनको परफॉर्म करने के लिए उनके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, तो वहाँ वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये TI इन्वर्जन टेम्परेचर यही होता है जहाँ से आपका रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन आपकी फॉल होने स्टार्ट हो जाती है, और जो देखा जाता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में। सो ये भी आपका एक एक्सेप्शन है। तीसरा आता है एक्सप्लोजन वाली रिएक्शंस, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे आपका एक्सप्लोजन हो रहा है। स्पीड और रेट क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन के रिएक्शंस हो रही है, तो उनकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीजेस ड्रास्टिकली विद द लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब वहाँ क्या होगा, हम तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो हमने जैसे कहा था कि 2 टाइम्स रेट इंक्रीज़ कर जाता है, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन आता है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ऐसी रिएक्शंस है एक्सप्लोजन की जिसमें कि रेट या फिर उनकी स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करती है। एकदम एक्सप्लोजन देखो अब कैसा होता है, एकदम आप स्पीड देखोगे रिएक्शन की, क्योंकि उसमें एक्सप्लोजन में क्या होता है, जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस है। अब करते हैं हम इसका न्यूमेरिकल ऑन द अरेनियस इक्वेशन। Now the question on the Arrhenius equation is for a decomposition reaction, एक decomposition reaction आपको given है, the value of K जो कि rate constant है at 2 different temperatures given है। मतलब K1 है, रेट कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर कितना है 650 आपका टेम्परेचर है, मतलब T1 है तो आपका रेट कांस्टेंट दिस है। K2 आपका इतना है फॉर टेम्परेचर दिस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन निकालनी है, और गिवन आपके पास log 11.11 की वैल्यू है, तो समहाउ आपने देखना है कि शायद ये log 11.11 आपके पास लग रही होगी। अगर नहीं भी गिवन होती है तो आप log टेबल से इजीली देख सकते हो वैल्यू को, ओके। नाउ R इज़ ऑल्सो गिवन। अगर R गिवन भी नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन में एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जो R की वैल्यू लगेगी वो भी एनर्जी वाली लगेगी, दैट मीन्स जाउल वाली लगेगी। कौन सी? 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, ओके। नाउ व्हाट इज़ गिवन वो हम लिखेंगे सब चीज़ें। गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या है कि K1 की वैल्यू जो है वो है 2.15 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ओके। और उसके बाद आपकी T1, उसके साथ ही जो टेम्परेचर है वो T1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू है 650 केल्विन। और वैसे ही K2 जो सेकेंड रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 2.39 इंटू 10⁻⁻7 लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। और उसके लिए जो टेम्परेचर है उसकी क्या वैल्यू है, वो है 700 केल्विन, ओके। ये वाली वैल्यूज आपके पास गिवन है। नाउ अब देखो अब क्या होगा कि आपका अरेनियस इक्वेशन लगाओगे। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा,
अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग क्या होती है बताओ, दो टेम्परेचर वाली अरेनियस इक्वेशन कौन सी होती है, log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R, और यहाँ पे क्या करते थे आप, T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 आप करते थे। बस आपको वैल्यू सब लिखनी है और क्या निकालना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी सारी आपको वैल्यूज गिवन है। तो अब आप देखो कैसे निकालोगे, log K2 की वैल्यू पुट करो, log यहाँ पे K2 की वैल्यू क्या है 2.39 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 2.15 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक है, और इज इक्वल टू EA दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303, और R की वैल्यू जो जो आपका गैस कांस्टेंट है वो क्या होता है जाउल में 8.314 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इंटू T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 700 माइनस ऑफ 650 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा 700 इंटू 650, ठीक है, ये वाला आपने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अब जस्ट इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व जब करोगे आप तो यहाँ पे log की वैल्यू आएगी 11.11 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, और ये चीज़ आपके पास 2.303 इंटू 8.314 गिवन है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस करोगे तो ये 50 आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास यहाँ पे 455 और यहाँ पे 000 आएगा, ठीक है। अब क्या है log 11 की वैल्यू है वो है आपकी कितनी 1.04, तो आप यहाँ पे 1.04 लिखोगे और एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड ले आओ पहले, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है देखो, दिस इज द 1.046 दैट इज गिवन, ओके, इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पे इंटू क्या करोगे आप 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 455000, ठीक है, ये कर लोगे, डिवाइडेड बाय 50 था, 50 दूसरी साइड ले जाओगे नीचे, जो कि यहाँ पे 50 आएगा। नाउ जब कैलकुलेट करोगे आप तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1822253.9, ठीक है, जाउल पर मोल। कैलकुलेट करना आसानी से आ जाएगा। अब देखो ये आपको बहुत बड़ी लग रही है, या फिर आपको कभी एक्टिवेशन एनर्जी आपको किलो जूल में पूछी हो तो आप लिख भी सकते हो उसको, ठीक है। जाउल से किलो जाउल में जाओगे, जाउल से जब भी छोटे से जब भी आप बड़े में जाते हो तो आप डिवाइड करते हो, जाउल से किलो जाउल में जाओगे तो 1000 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, इस तरह से। तो जाउल से आपने किलो जाउल में जाना है तो जाउल की जगह 1/1000 करोगे, मतलब 1000 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 182.25 किलो जाउल, ठीक है, किलो जाउल पर मोल, ठीक है। आपका आंसर ये भी हो सकता है, बट आपने क्या किया, थोड़ा इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपने किलो जॉल में इसको कन्वर्ट कर दिया। सो इसी तरह के क्वेश्चन अरेनियस में आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं, इजीली निकल जाते हैं। जब भी दो टेम्परेचर या फिर आपके पास कोई दो कंडीशन गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला आपको ये वाला अरेनियस इक्वेशन वाला ये लगाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।